हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी। नीट 2024 नीट 2025 प्रिपरेशन के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर रही हूँ। लेकिन आप लोगों से मुझे काफी कमेंट्स ये भी रिसीव हो रहे हैं कि दी प्रिपरेशन करने से पहले ये तो बता दो कि हम लोग एलिजिबल है भी नीट 2024 के लिए या फिर नहीं, और दी पढ़ना कौन सी बुक से है, पुराने वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़े या फिर नई वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़े। एनडीए तो नोटिस रिलीज कर ही नहीं रहे हैं कि सिलेबस अपडेट हुआ है, नीट के सिलेबस में कुछ चेंजेस आए हैं या फिर हमें पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करनी है। तो वही सभी डाउट्स क्लियर करते हुए अगले 5 मिनट प्लीज मुझे दीजिएगा बच्चों। कोशिश रहेगी कि 5 मिनट में सारे के सारे डाउट्स में क्लियर कर सकूं। सबसे पहले मैं एज लिमिट और अटेम्प्ट लिमिट की बात कर लेती हूं। बच्चों, आप लोगों के नीट 2024 नीट 2025 के पेपर के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है एज ऑफ नाउ। एनटीए ने कोई भी ऐसा नोटिस रिलीज नहीं किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि नीट का पेपर देने के लिए कोई अपर एज लिमिट है। चाहे आपकी एज 27 ईयर्स, 37 ईयर्स, 47 ईयर्स, 57 ईयर्स कितनी भी क्यों ना हो, आप लोग नीट 2024 का पेपर दे सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग इस साल तो कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले हैं। क्यों? क्योंकि काफी ड्रॉपर स्टूडेंट्स जिनका हो सकता है नीट का इस बार 5th या 6th अटेम्प्ट रहा होगा, उन बच्चों के लिए अगर अभी से अटेम्प्ट लिमिट आ गई तो उनका तो साल बर्बाद चले गया ना। उन्होंने तो ऑलरेडी ड्रॉप कर लिया है, कोचिंग इंस्टीट्यूट में लाखों पैसे लगा लिए हैं, तो उनका पैसा और उनका साल बर्बाद तो नहीं करेगी सरकार। तो इसीलिए इस साल के लिए तो इस अपर एज लिमिट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला है। हाँ, अगर कोई चेंजेस आते भी हैं, हो सकता है वो नीट 2025, 2026 या फिर उसके बाद के लिए हो, लेकिन नीट 2024 के लिए तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं रहेगी। रिगार्डिंग द लोअर एज लिमिट, बच्चों मिनिमम एट द टाइम ऑफ एडमिशन आप लोगों की एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 31/12/2007 या फिर इससे पहले की है तो आप लोग नीट 2024 के लिए एलिजिबल हैं। उसी तरीके से नीट 2025 में एलिजिबल होने के लिए आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ 31/12/2008 या फिर इससे पहले की होनी चाहिए। नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए आप लोग 2007 या फिर इससे पहले के बॉर्न होने चाहिए। नीट 2025 के लिए आप लोग 2008 या फिर उससे पहले के बॉर्न होने चाहिए। अटेम्प्ट लिमिट की बात करूं तो अभी तक एनटीए ने कोई भी ऐसा नोटिस रिलीज नहीं किया है जहां पर उन्होंने कहा है कि नीट का पेपर देने के लिए कोई नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैं कि भाई आप 5th अटेम्प्ट के बाद या फिर 6th अटेम्प्ट के बाद पेपर नहीं दे सकते। ऐसा कुछ एनटीए ने नहीं कहा है। तो अपर एज लिमिट कुछ भी नहीं है, अटेम्प्ट लिमिट कुछ भी नहीं है। हाँ, मिनिमम एज लिमिट है कि आप लोगों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन मिनिमम 17 ईयर्स का होना चाहिए। नीट 2024 वाले बच्चों की डेट ऑफ बर्थ 31 दिसंबर 2007 या फिर उससे पहले की होनी चाहिए। नीट 2025 एस्पिरेंट्स के लिए 31 दिसंबर 2008 या फिर उससे पहले की आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अब मैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की अगर बात करूं तो क्लास 12th में आप लोगों के पास इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन चारों सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। पहली कंडीशन, ठीक है। अगर आप लोगों ने क्लास 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट एज अ एडिशनल सब्जेक्ट भी पढ़ा था तो भी आप लोग नीट 2024 नीट 2025 के लिए एलिजिबल है बच्चों। इसके अलावा अगर आप लोगों ने क्लास 12th का एग्जाम रेगुलर क्लासेस ज्वाइन ना करते हुए ओपन बोर्ड से किया था तो भी आप लोग एलिजिबल है। जो एनआईओएस एस्पिरेंट्स हैं, जो एनआईओएस स्टूडेंट्स हैं, वो भी नीट 2024 के लिए एलिजिबल है। तो सबसे पहली कंडीशन, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों का होना चाहिए इंग्लिश प्लस पीसीबी। अगर आप लोगों का बायोलॉजी एडिशनल सब्जेक्ट है तो भी एलिजिबल है। अगर आप लोग एनआईओएस स्टूडेंट है, ओपन बोर्ड से आप लोगों ने क्लास 12th पास करी है तो भी आप लोग एलिजिबल है। अब आप लोग हर सब्जेक्ट में पास होने चाहिए, चाहे वो सब्जेक्ट आपका फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, कोई भी सब्जेक्ट जो आपने क्लास 12th में पढ़े थे बच्चों, आप लोगों के रिपोर्ट कार्ड में हर सब्जेक्ट के सामने पास लिखा हुआ आना चाहिए। चाहे वो सब्जेक्ट इन चारों सब्जेक्ट्स के अलावा कोई और भी क्यों ना है, हर सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए, चाहे वो जस्ट पासिंग मार्क्स से भी क्यों ना पास हो। अगर आप किसी भी एक सब्जेक्ट में फेल हो तो आप लोग फिर नीट में एलिजिबल नहीं होंगे। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश प्लस पीसीबी। सेकेंड, हर सब्जेक्ट में आप लोग पास होने चाहिए। आप लोगों का जो ये पीसीबी स्ट्रीम है बच्चों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, इन सब्जेक्ट्स का ओवरऑल परसेंटेज आपका, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से हैं मिनिमम 50% होना चाहिए। अगर आप लोग रिजर्व कैटेगरी से हैं, एससी, एसटी या ओबीसी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 40% होना चाहिए। अगर आप लोग पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से हैं तो मिनिमम 45% होना चाहिए। इसका क्या मतलब है, सपोज किसी बच्चे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स जोड़कर 150 नंबर बन रहे हैं। आप लोगों का फिजिक्स का थ्योरी का पेपर होता है 70 नंबर का, सेम केमिस्ट्री और बायोलॉजी का थ्योरी का पेपर 70 नंबर का होता है और आपके प्रैक्टिकल 30 मार्क्स के होते हैं। यानी कि फिजिक्स 100 नंबर का, केमिस्ट्री 100 नंबर का, बायोलॉजी 100 नंबर का। आपका पीसीबी टोटल मार्क्स कितना है बच्चों, 300 है।
इस बच्चे के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल्स के मार्क्स ऐड करके 150 नंबर आ रहे हैं। ये बच्चा रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है। रिजर्व कैटेगरी में आपको नीट के लिए एलिजिबल होने के लिए मिनिमम 40% चाहिए पीसीबी का टोटल। इस बच्चे का कितना बन रहा है, 150 नंबर बन रहा है 300 में से, यानी कि इस बच्चे का पीसीबी एग्रीगेट बन रहा है 50%। इसे मिनिमम कितने चाहिए थे, 40% ही चाहिए थे, यानी कि ये बच्चा आप लोगों का नीट के लिए एलिजिबल है। उसी तरीके से यही बच्चा जिसका पीसीबी एग्रीगेट 150 आउट ऑफ 300 बन रहा है, 50% बन रहा है, ये भी नीट के लिए एलिजिबल है, क्योंकि नीट में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए मिनिमम 50% चाहिए होता है। इन शॉर्ट, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल के मार्क्स ऐड करके आप लोगों की एग्रीगेट परसेंटेज फॉर जनरल कैटेगरी मिनिमम 50% होनी चाहिए, फॉर रिजर्व कैटेगरी मिनिमम 40% होनी चाहिए, फॉर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स 45% होनी चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट में फिजिक्स में भी आप लोग मिनिमम 50% लेकर आओ, केमिस्ट्री में भी मिनिमम 50% लेकर आओ, बायोलॉजी में भी 50% लेकर आओ। इसका ये मतलब नहीं है। इसका ये मतलब है कि ओवरऑल तुम्हारा मिनिमम 50% बनना चाहिए अनरिजर्व के लिए, 40% बनना चाहिए रिजर्व कैटेगरी के लिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट में मिनिमम 50% होना या 40% होना जरूरी नहीं है। हो सकता है फिजिक्स में तुम सिर्फ जस्ट पास होंगे, तुम्हारे फिजिक्स में सिर्फ 35% आए हुए हैं, लेकिन हाँ तुम्हारे केमिस्ट्री और बायोलॉजी में 50-50% आए हुए हैं, तो तुम ओवरऑल फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का ऐड करोगे तो पहुंच गए ना तुम लोग मिनिमम 50% क्राइटेरिया पे। तो इस तरीके से आप लोग अपने पीसीबी के एग्रीगेट परसेंटेज चेक करिएगा। तो ये तो था आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन, और अपर एज लिमिट लोअर एज लिमिट भी मैंने बता दी है। अब सबसे बड़ा डाउट कि दी हम पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़े या फिर नई वाली एनसीईआरटी बुक से पढ़े। बच्चों, जो बच्चे इसी साल क्लास 11th में गए हैं या फिर क्लास 12th में गए हैं, जाहिर सी बात है मार्केट से उन लोगों ने नई एनसीईआरटी की बुक खरीदी होगी ना। तो आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में आप लोगों को पता भी नहीं है कि एनसीईआरटी की बुक में कभी स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर एग्जिस्ट भी करता था। वो चैप्टर हटा दिया गया है। लेकिन मेरे ड्रॉपर स्टूडेंट्स, उनको तो पता है कि क्लास 11 बायोलॉजी में मिनरल न्यूट्रिशन चैप्टर भी हुआ करता था, क्लास 12 बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स चैप्टर भी हुआ करता था। लेकिन जो बच्चे अभी अभी क्लास 12 में गए हैं उन्हें तो पता ही नहीं है कि क्लास 12 बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म चैप्टर भी आता था भाई, स्ट्रैटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन चैप्टर भी आता था, वो कंप्लीटली रिमूव हो गया है। यानी कि जब तक एनटीए सिलेबस के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दे देता है, आप लोग नीट 2024-2025 की प्रिपरेशन न्यू एनसीईआरटी में मेंशन सिलेबस के अकॉर्डिंग करेंगे। फिलहाल आप लोग वो सभी चैप्टर्स, वो सभी टॉपिक्स ना पढ़ें जो कि न्यू एनसीईआरटी बुक से हटा दिए गए हैं। एक बार एनटीए कॉन्फर्मेशन दे दे, फिर हम देखेंगे कि जो रिमूव्ड टॉपिक्स हैं उन्हें हमें पढ़ना भी है या फिर नहीं पढ़ना है। बच्चे कहेंगे ड्रॉपर स्टूडेंट्स की दी हमारे पास तो ओल्ड एनसीईआरटी है, क्या आप नई एनसीईआरटी भी खरीदे, पैसे खर्च करने पड़ेंगे क्या? कोई जरूरत नहीं है। मैं आप लोगों को रेशनलाइज सिलेबस की पीडीएफ प्रोवाइड करा रही हूँ 11th और क्लास 12th के सिलेबस की। उसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि क्लास 11th के फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स रिमूव कर दिए गए हैं। तो आप क्या करिए, आपकी पुरानी एनसीईआरटी की बुक से जब आप किसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं बच्चों, उस पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ते हुए मेरी वो रेशनलाइज्ड पीडीएफ खोलिए और देखिए कि इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक हटा दिए गए हैं। उन टॉपिक्स पे स्टार मार्क कर देना, और फिलहाल के लिए अपनी पुरानी एनसीईआरटी की बुक से इन स्टार मार्क टॉपिक्स को मत पढ़ना। जो टॉपिक्स अभी भी नई एनसीईआरटी में है उनको पढ़ने लग जाना। तो तुम पुरानी एनसीईआरटी बुक से भी पढ़ सकते हो, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि पुरानी एनसीईआरटी बुक के कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं जो कि अब नई एनसीईआरटी में मौजूद नहीं है। उन टॉपिक्स को फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं पढ़ना है। आई होप इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नीट 2024-2025, दी सिलेबस क्या होने वाला है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, इसके रिलेटेड कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी मन में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो यू कैन मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। Thank you so much for watching this video, and if you like it, make sure you hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you.